बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, बिल आखिर कराची में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हुआ जाता है, क्योंकि गुज़िश्ता साल अप्रैल 2022 से अगर हम बात करें तो उसमें कोई ना कोई वजूहात की बिना पे बल्दियाती इलेक्शन जो वो मुलतवी कराए जाते थे। अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो कभी वो नफरी की का बहाना कर दिया करती थी, तो कभी सैलाब का। इसकी बिना पे काफ़ी सारे वजूहात की वजह से जो है इलेक्शंस मुलतवी किए गए। लेकिन बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का उसके बाद काफ़ी बरहमी का उसमें उनके जजेस ने इज़हार किया कि इलेक्शंस क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया। बिल आखिर कराची में 15 जनवरी को जो है इलेक्शंस का जो है मतलब स्टार्ट हुए होंगे। और जिस तरह से एमकेएम की अगर हम बात करें तो एमकेएम में जो है उनके भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस तरह से जो है हल्का बंदियों के, रिकाउंटिंग के और बाकी दीगर जो इख्तियारात की वजह से, जिस तरह से एमकेएम पाकिस्तान ने जो इस पर कोर्ट में भी गई और उन्होंने जो है कहा कि भाई अगर इसकी बिना पे इलेक्शंस कराते हैं, क्योंकि इख्तियारात नहीं होंगे तो फिर इलेक्शंस में जो है मतलब मज़ा नहीं आएगा। अगर मेयर उनका आ जाए तो बगैर इख्तियारात के कैसे जो है मेयर काम कर सकता है। तो ये एक मेन वजह थी जिसमें हल्का बंदियों का भी उन्होंने जिक्र किया था। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात इसमें एमकेएम पाकिस्तान के, तो एमकेएम पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, लेकिन उसके बाद जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद करते हुए कहा कि कराची और हैदराबाद में हर सूरत में इलेक्शंस जो हैं 15 जनवरी को होंगे। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस तरह से सियासी राब्ते काफ़ी तेज़ हो रहे हैं, जो महाजिर जमातें हैं जो कि सियासत कर रही हैं महाजिरों के नाम पे, कराची के नाम पे, जिनके जो एमकेएम के ही हिस्सा माजी में की अगर हम बात करें एमकेएम का हिस्सा हुआ करते थे, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब और बाकी दीगर जमातें, इसमें आफाक अहमद साहब भी जो हैं। तो लेकिन उनसे जिस तरह से भी राब्ते तेज़ हो रहे हैं, जो उनको जो है रैलियों की और जलसों की दावत दी गई है, इस हवाले से जो है प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। क्या एक प्लेटफॉर्म के नीचे सब आने वाले, क्योंकि जो दड़े बन चुके थे अब क्या वो दड़े एक होने जा रहे हैं? मतलब इतने इख्तलाफात होने के बावजूद कि फारूक सत्तार ने वसीम अख्तर साहब को जो है कई करोड़ों का उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, और वो जो सवाल था उनका वहीं का वहीं था, जिस पे वसीम अख्तर साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार भी किया था। लेकिन उसके बाद अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की हम बात करते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उनको शुरू से जब से पीएसपी बनी थी एमकेएम पाकिस्तान से एतराज़ात थे, और फारूक सत्तार साहब की मैंने से बात की, आफाक साहब जो है उनके भी काफ़ी जो एतराज़ात थे वो भी आप सबके सामने है। इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान से फयाज़ कायम खानी साहब, पीएसपी से राजा राशिद साहब। खुश आमदीद करूँगी। ऐसे आप लोग कह रही है सर, अपने इंट्रो में मैंने शॉर्ट सब कुछ बता दी स्टोरी के क्या क्या था माजी का और किस किस तरह से, क्योंकि 4 दफ़ा बल्दियाती इलेक्शंस में जो है एमकेएम पाकिस्तान ने राज किया है जब हुए हैं, और इसमें मेयर आप लोगों का आया है और उसके बाद। लेकिन उस तरह से लास्ट अगर हम बात करते हैं वसीम अख्तर साहब की, तो वो कहते थे इख्तियारात नहीं है, लेकिन फिर आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है कि अगर इख्तियारात नहीं होंगे तो मतलब इलेक्शन हो जाते हैं, मेयर आ जाता है एमकेएम पाकिस्तान का, जो कि कहा जा रहा है कि मतलब ज़राए से जब हमें मालूमात हुआ है कि मेयर तो एमकेएम पाकिस्तान के आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सेटलमेंट्स चल रही हैं, मतलब ये भी कहा जाता है। तो मतलब जिसकी वजह से इलेक्शंस बार बार मुलतवी कराए गए थे, इसका भी जवाब मैं आपसे लूँगी। और काफ़ी सारी, क्योंकि जिस तरह से फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, आफाक अहमद साहब जो हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमकेएम को लेके शुरू से ही, मतलब जब से एमकेएम वजूद में आई थी, इन सारी जमातें जब वजूद में आई हैं तो काफ़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तनकीद ये हुआ जा रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से सब एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, मतलब ये किसके पीछे से, मतलब कोई सपोर्ट है, कोई प्रेशर है, क्या मामला है? जी, आपने जो इंट्रो दिया और जो सवालात किए वो दो अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, मैं दोनों का मुख्तसरन जवाब दे देता हूँ। ठीक है। बात यह है कि इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर अगर एमक्यूएम एतराज़ात कर रही है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनकी वैलिडिटी देखी जाए। ठीक है। एमक्यूएम पाकिस्तान की तारीख में वाहिद जमात है जिसने शहरी सिंध पे 4 दफ़ा हमारे बल्दियात हमारे पास रही है। हमसे ज़्यादा बल्दिया का तजर्बा पाकिस्तान की किसी जमात के पास नहीं है। कराची समेत हैदराबाद, मीरपुर खास हमारे पास सबसे तजर्बा है। ठीक है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों हाई कोर्ट गए, हम क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? इशू ये है इसके अंदर कि 2000 जो लास्ट बल्दियात थी वो भी हमारे पास थी, 2015 से 20 तक हम रहे हैं। इशू इसमें यह आ रहा है कि जो चीज़ें बता रहे हैं उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या मतलब आप लोग, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ना, बात यह है कि पहला ऑब्जेक्शन तो हमारा ये है, जो हमारी रिजर्वेशन है कि जी के 3.5 करोड़ रुपए की 3.5 करोड़ की आबादी है, उसको 1.5 करोड़ गिना हुआ है, बाकी 2 करोड़ कहाँ चले गए? नंबर एक बात। फिर जो 1.5 करोड़ भी गिने हुए हैं उनकी भी हल्का बंदियाँ खराब गलत की हुई हैं।
यूसी इक्वल नहीं है। इलेक्शन रूल्स ये कहते हैं कि वेरिएशन जो है 10% आ सकता है, यानी कि एक यूसी में अगर 1000 आदमी है तो दूसरी यूसी में 1100 हो सकते हैं, 5000 नहीं हो सकते। यहाँ ये हुआ है कि एक यूसी 90,000 पे, एक यूसी 20,000 के ऊपर है। ये आइन के भी खिलाफ है और इलेक्शन रूल्स के भी खिलाफ है। इतनी बड़ी वेरिएशन नहीं आ सकती। हम ये कहते हैं कि जो ये हल्का बंदियां हैं ये गलत है, इसको सही किया जाए। नंबर 1 बात। हम कहते हैं कि ये मर्दमशुमारी जो है वो सही करवाई जाए। नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात हम ये कहते हैं जो वोटर लिस्ट है, फिर ये खुद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन जो वायलेशन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है, चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिकार थे, एक साबिक चीफ जस्टिस वो उसमें मेंबर थे, कि उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही वोटर लिस्ट से होगा। ठीक है। ये जो बल्दियात, ये देखें, ये बल्दियात जिसपे हो रहे हैं इसकी वोटर लिस्ट अलग है और जनरल की अलग है। ठीक है। वायलेशन कर रही है इलेक्शन कमीशन खुद आ गई। अब वो वोटर लिस्ट सारी गलत है। एक ही फैमिली के मेंबर जो हैं वो एक को अलग यूसी में डाला हुआ, दूसरे को दूसरी यूसी में डाला हुआ, तीसरे को तीसरी यूसी में डाला हुआ है। वोटर लिस्ट गलत है। उसके बाद आ जाते हैं जी इख्तियारात के ऊपर। पीपल्स पार्टी जो है एक काला बिल लेके आई थी 2021 में, लोकल बॉडी एक्ट, उसकी हमने बड़ी शिद्दत से मुखालफत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हुए थे, उसे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया था। अब बात यह है कि उसके अंदर जो 2011 का जो लोकल बॉडी एक्ट था उसको ख़त्म करके 13 में ये लेके आए 18वीं तरमीम के बाद। 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल पीपल्स पार्टी ने किया है। उन्होंने जो है वो कानून साजी करके जितने भी बल्दियाती महकमे थे, जो रेवेन्यू के महकमे जिससे इदारे चलते हैं, जिससे बल्दियात चलेगी, बल्दियात के पैसे नहीं हो कहाँ से चलेगी, वो 18वीं तरमीम के अंदर जो 140 का आर्टिकल हमने डलवाया हुआ है, ठीक है, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। फरवरी 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट एक ऑर्डर किया हुआ कि जी सिंध गवर्नमेंट कानून साजी करे और 140 को जो है इम्प्लीमेंट करे। वो नहीं हुआ, 8, 9, 10 महीने हो गए उसको। अब मसला ये है कि एमक्यूएम ये कह रही है कि जी 2015 से 20 तक हम रहे हैं, हमें पता है वहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं है, हमें पता है वो पेंशनर के पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे नहीं है, तो तरक्याती काम कैसे होंगे। देखिए बल्दियात को जब तक आइन कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, आइन कह रहा है कि बल्दियात को जो है वो इंतजामी, सियासी और माली खुद मुख्तारी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मामला यहाँ का गड़बड़ हुआ है। अब एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम इसके लिए कोई अभी नहीं सीख रहे हैं, हम 2-2 साल से हाई कोर्ट के अंदर है, 7 ज़िले बना दिए थे, उसके ऊपर पिटीशन हमारी हाई कोर्ट के अंदर है, नहीं सुनवाई होती। हम हल्का बंदियों पे हाई कोर्ट के अंदर गए हुए, उस पर हमारी सुनवाई नहीं होती है। इसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन डाली हुई है। बात यह है कि अदालतें जो तासुब बरत रही हैं, इदारे बरत रहे हैं, कोई समझने को तैयार नहीं हो रहा इस बात को कि आखिर एमक्यूएम कोई इलेक्शन से नहीं भाग रही है। इलेक्शन से कैसे भागेगी? हाँ, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर है कराची के, इस वक्त भी सबसे ज्यादा वोट हमारे हैं। करिए फयाज साहब जो खबरें गर्दिश करी है उसमें तो यही मतलब सुनने में नहीं, ये सिनेरियो पर देखिए, हाँ ये तासुर जा रहा है, जो है इलेक्शन से भाग रही है, ये तासुर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। लेकिन जितनी दफा भी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें एमक्यूएम जो है उसका किरदार नहीं, ये यहाँ मैं आपकी तस्दीक कर दूं, इलेक्शन कमीशन का जो आखिरी ऑर्डर है ना, आप वो उठा के पढ़ें, उसके अंदर लिखा हुआ है पीटीआई ने जो है वो 120 दिन की मुलतवी का लिखा हुआ है, जमात इस्लामी ने 45 दिन की मुलतवी का लिखा हुआ है। मैं एक प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ। बात ये है कि एमक्यूएम ने आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी है मुलतवी करने की। एमक्यूएम कह रही ये है कि भाई ये जो मामला सारे खराब हुए हैं इसको दुरुस्त कर लो ना भाई, इसको दुरुस्त कर लो, ये है मसला सारा। अब लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। 12-15 को हम तो तैयार है इलेक्शन के लिए, हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह मेल भी हमारा आएगा। ज़ाहिर सर मजबूरी है क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने तो सख्ती से पाबंदी कर दी है कि इलेक्शन तो चाहे कुछ भी हो जाए 15 जनवरी को होना है कराची और हैदराबाद में। मैं राजा राशिद साहब के पास जाऊंगी। राजा राशिद साहब, जो खबरें गर्दिश कर रही है, जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, उसमें मतलब जो राब्ते काफ़ी तेज़ हो रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से, पीएसपी के, जो कि मुस्तफा कमाल साहब पहले एमक्यूएम का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो पीएसपी के सरबराह बन चुके हैं। काफ़ी इख्तलाफात, काफ़ी मुखालफत, तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो है एकदम से सब एक साथ एक पेज पर एक छतरी के नीचे कैसे? देखिए जी, बात ये कि पाकिस्तान को बने हुए ऑलमोस्ट 74-75 ईयर्स हो गए। ठीक है। और इस बात को मैं कैटेगोरिकली आंसर भी करूंगा ये जो आपने क्वेश्चन किया है, लेकिन ये है कि मेन उसकी वजह क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर यहाँ से लेके मनोड़ा से लेके कश्मीर तक जो मेन इशू है वो क्या है कि वो सबसे बड़ी चीज़ लोकल गवर्नमेंट
اور جتنے لوگ بھی بڑی فیڈرل کی جتنی بھی پارٹی ہیں انکلوڈنگ یہ نیو ایمرجنگ پارٹی پی ٹی آئی جو ہے جو فیڈرل کے اندر انہوں نے سرو کیا ہے، جیسے یہ پاور کے اندر آئے تو انہوں نے فوراً جو پنجاب کے اندر سٹنگ کونسلرز تھے ان کو سیک کیا. پھر یہ جتنا عرصہ 3 پروونس کے اندر ان کی گورنمنٹ رہی انہوں نے وہاں پہ الیکشن نہیں کروایا. تو اس سے پہلے باقی جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی 2.5-3 سال ہو گئے الیکشن نہیں کروا رہے. آرٹیکل 140A کی ورڈنگ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پروونشل گورنمنٹ بنے گی دیٹ شیل ڈیزولو دی پاور ٹو دی لوکل گورنمنٹ. یہ تو ورڈ شیل از یوزڈ. اور جو ہمارے لیجسلیٹر ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ود امیجیٹ افیکٹ جو ہے یہ کیا جائے گا. اور دوسرا یہ جو جتنی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز فیڈرل کے اندر بڑی پولیٹیکل پارٹیز رہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ انہوں نے خاص کر کے سندھ کے اندر اگر بات کریں پیپلز پارٹی نے انہوں نے جان بوجھ کے 2013 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس کی سیکشن 21 سب کلاس 3 کے اندر ایڈمنسٹریٹر کی جو قانون ہے وہ لکھا جس کے تحت انہوں نے یہ ابھی تک سسٹم کو ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلا رہے ہیں. تو ہم تو بارہا ان سے یہ بھی کہتے رہے کہ آپ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے یہ چیف منسٹر کا ٹینیور پورا ہو وہ بھی ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلائیں اور پرائم منسٹر کا پورا ہو تو وہ بھی ایڈمنسٹریٹر کے لیے ذرائع. کڑوا کڑوا جو ہے وہ تھو تھو اور میٹھا میٹھا جو ہے وہ آپ نگل. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اصل میں جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ اصل ایشوز ہیں کیا. ان لوگوں نے جو عوام کے جو رائٹس ہیں بیسک ان کے جو ڈور سٹیپ پہ ہونے چاہیے ان کو انہوں نے پارک کر دیا چیف منسٹر ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس میں. یہ وہ پاور نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پبلک آف پاکستان کو ٹریپ کیا ہوا ہے ہائی جیک کیا ہوا ہے جس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اس لیے ہم نے ان کو ایک بیسک ایک چیز بتائی جتنی کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہم لوگ نہیں ہیں 6 سال سے پاک سرزمین پارٹی 2016 آن ورڈ تو بالکل ہم نے بیسک چیزیں رکھی جس سے یہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک ریگولیشن موو کرنی تھی آرٹیکل 140 کے اندر چیپٹر ایڈ کر دیں. یہ صرف سندھ کی ہم بات نہیں کر رہے پورے پاکستان کی بات ہو اس میں صرف ہمارا کراچی والوں کا فائدہ نہیں پورے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں تاکہ یہ جو آ کے ٹیکٹس کھیلتے ہیں یہ جو لوگ گورنمنٹ کے اندر آ کے پھر وہ الیکشن نہیں کرواتے پھر یہ ساری چیزیں تو ایک تو چیپٹر ایڈ کریں کہ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کون سے ہوں گے. کون لوگ الیکشنز نہیں کرواتے؟ یہ جتنی بھی گورنمنٹ کے اندر پارٹیز نے سرو کیا ہے آپ دیکھیں پی ٹی اے میں نے آپ کو ایگزامپل شروع سے سیٹ کر کے دی. پیپلز پارٹی 2.5-3 سال وہ 3 سال وہاں پہ 3 پروونس کے اندر وہ نہیں کرا رہے 2.5-3 ان سے ریزن پوچھیں کیا وجہ تھی اتنے تاخیر سے پھر پی ٹی آئی نے وہاں پہ الیکشن کروائے. وہی پارٹی جو مینڈیٹ میں آنے سے پہلے پاور میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ کریں گے الیکشن جو ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا بڑا موقف رہا اور پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو انیشیٹو ہم نے نہیں لیا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی اس کو ہمیں امپاور کرنا چاہیے. آج ان کو یہ خیال آ رہا ہے جب یہ بالکل سائڈ لائن ہو گئے تو یہ مسئلہ تب پرماننٹلی سیٹ ہوگا جب آپ آرٹیکل 140A کے اندر چیپٹر ایڈ کریں آرٹیکل 160 کے اندر آپ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پیسے این ایف سی ایوارڈ سے ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کو دیں. تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ جو امینڈمنٹ آئین کے اندر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کہ پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں گے بعد میں جو ہے وہ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے. یہ 3 امینڈمنٹس کر دیں یہ سارا یہ جو ڈرامہ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ اپنی جو پاور جو ہے اس کو پارک کرتے ہیں اور نیچے جو ہے اس کو ڈیوالو نہیں کرتے. سیکنڈلی ہم نے جو انیشیٹو آج کل جو کرنٹ ایشو ہے کراچی کے اندر جو ہم نے انیشیٹو پولیٹیکل الائنس ہماری جو چیزیں چل رہی ہیں اس کا بھی مقصد یہی ہے. اگر ہم اپنی چیزوں کو لے کے اپنی جگہ کے اوپر یہ لگے رہیں گے دیکھیں کراچی کے اندر باہر سے جو لوگ آئے جو بھی پارٹیز آئیں وہ آ کے جیتے یہاں سے. پیپلز پارٹی 14 سال سے گورنمنٹ میں ہے پی ٹی آئی یہاں پہ ان کے دیکھیں سٹنگ ایم پی ایز ابھی بھی ہیں اور ان کے ایم این ایز بھی یہاں سے جیتے. ان لوگوں نے کیا کیا جب ان سے پوچھیں بھائی آپ نے کیا کیا کہتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز فنڈ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے. کہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز فنڈ لے کے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر جا کے کام کریں گے. آپ تو غیر آئینی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جب آپ ڈپارٹمنٹس جو بنے ہوئے ہیں جو آئین کی ٹرو امپلیمنٹیشن ہے اس کو جب تک جو چیزیں مبہم ہیں آئین کے اندر ان کا یہ جواز لے کے پھر یہ چیزیں چیلنج ہو کے عدالتوں کے اندر جاتی ہیں پھر ایک لمبا پروسیجر اڈاپٹ کر کے پھر عدالت کے اندر سے ڈائریکشن آتی ہے. ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرے. امپلیمنٹ نہیں کرتے وہ پھر چیزیں چیلنج ہو کے جاتی ہیں. تو اس لیے یہ 3 چیزیں تو بہت ضروری ہیں
بائی آل مینز ان کو کیا جائے. اسی لیے ہم نے براڈر اسپیکٹ میں یہ ایک ڈیسیجن لیا جی ٹھیک ہے ہم اس میں فار بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک آف کراچی, کیونکہ آلریڈی کراچی کے اندر واحد ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی 2005 سے لے کے 9 تک کراچی ٹاپ 12 رینکنگ کے اندر آیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو یہ کراچی کے لوگوں نے کیا ہے, دیٹ ہیز آلریڈی بین ڈن. تو ہم یہ کام کر چکے ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اسٹینڈرڈ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے وہ ساری جو بات چیت جو کامن انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر, تاکہ یہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کراچی کا مینڈیٹ ہے وہ سپلٹ ہوا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم اپنی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ جو سٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا تھا 2005 سے 9, اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہم نہ صرف کراچی میں کام کریں بلکہ پورے پاکستان میں, کیونکہ ہمارا جو سیٹ اپ سسٹم ہے وہ پورے پاکستان میں, ہم پنجاب کے اندر بھی ہے, اور کے پی کے اندر ہے, بلوچستان کے اندر بھی ہے, گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی. تو یہ والا جو سسٹم ہے اس کو اور گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو اٹھایا جائے. یہ کون سا سسٹم ہے 500 لوگوں گرانے جو ہیں وہ یہ نہیں کرنے دے رہے, وہ پاور کو ڈیولپ نہیں کرنے دے رہے. وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو انہوں نے اس کے الیکشن نہیں کراتے, اس کے اندر لیجسلیشن کرتے ہیں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر بار بار یہ 2000 بھائی نے جو بتایا 21 میں جو انہوں نے امینڈمنٹ کر دی. آپ بجائے اپنا سٹیٹس جو آپ انجوائے کر رہے ہیں ایز چیف منسٹر, آپ کیوں انووک کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی چیزوں کے اندر آ کے بار بار اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے. انہوں نے تو وہاں پہ یہاں تک لکھ دیا تھا کہ اس کے جو بہت سارے ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے کہ مین وائل بھی پروونشل گورنمنٹ ان کو لے سکتی ہے, یہاں تک انہوں نے لکھا. تو اس سے انٹینٹ ایک جو ان کی انٹینشن ہے وہ کلیئر ہوتی ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ ہائی جیک کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے راجر راشد صاحب, آپ کی بات میں بالکل اچھے سمجھ کے, میں ناظرین بھی سمجھ چکے ہیں, لیکن جو میرا سوال تھا وہ وہیں کا وہی ہے کہ جو اختلافات تھے, جو معاملات تھے, وہ جو ہے کیسے ایک دم سے دور ہو گئے. دیکھیں اگر ہم اپنی ذات کے بارے میں اگر ہم ذاتی چیزوں کے بارے میں لے کے سوچیں تو ہم کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے, اپنی ذات سے بالا تر ہو کے, میں نے اپنی ساری گفتگو کے اندر ایک آپ کو ایگزامپل دی 2005 سے 9 تک جو رول ماڈل ہم نے سیٹ کیا کراچی کے اندر, کراچی کے لوگوں نے سیٹ کیا. ہم اس سٹینڈرڈ کے مطابق کام کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک دوسرے کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور کراچی کا جو مینڈیٹ سپلٹ ہوا اس وجہ سے بہت سارے لوگوں نے آ کے یہاں انٹروین کیا, وہ لوگ جیتے بھی, جیتنا ایشو نہیں ہے. جیتنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا, یہاں پہ کام نہیں کیا. وہی ایم این اے ایم پی اے فنڈ والی بات, نیچے کی پاور جو ہے وہ انہوں نے نہیں دی. نو ڈاؤٹ کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں نا 2 دفعہ جو لوکل گورنمنٹ کی جو اختیارات چھینیں گے 2013 میں ایڈمنسٹریٹر والے, 2021 میں دوبارہ امینڈمنٹ, تو یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا نا. آپ یہ جاگیردارانہ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کو آزاد نہیں کرنا چاہ رہے. میٹروپولیٹن سٹی ہے, جب یہاں پہ ایک چیز ہوگی لوگوں کو, جب کراچی کا انجن چلے گا تو اس سے پورا پاکستان جو ہے وہ ایکسلریٹ ہوگا, اس سے چلے گا. تو ہم اپنے اس مائنڈ سیٹ کو, اس سٹینڈرڈ کو لینے کے لیے ہم نے, مصطفیٰ کمال بھائی نے تو کہا کہ کراچی کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم تو کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور خاص پرٹیکولرلی کراچی کے لوگوں کو ابھی ایک ہونا پڑے گا. اگر ہم نے کراچی کو اسی سٹینڈرڈ سسٹم کے مطابق لے کے چلنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا یہ اتحاد کرنا پڑے گا. بالکل ایک دوسرے, یہ جو کوآپریشن ہے اس کے اوپر فردر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور بات کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک کمبینیشن کے ساتھ کراچی کا وہی سٹینڈرڈ بحال کیا جائے. نہ صرف کراچی دوبارہ آئے ٹاپ 10 نہیں ٹاپ 5 رینکنگ میں آئے. ہم تو یہ کوشش کریں گے اپنے سٹینڈرڈ کو امپروو کریں گے, اس لیے ہم یہ ایفرٹس کر رہے ہیں. ہم اپنی پرسنل چیزوں کو اگر لے کے چلتے رہیں تو بیٹھے رہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. تو پولیٹیکل آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی 12-13 پارٹیوں نے ایک پولیٹیکل الائنس کیا. ان کا پولیٹیکل الائنس ان سے پوچھیں کس پرپس کے لیے تھا, وہ صرف ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. اگر ان سے پوچھیں یہی تھا پریکٹیکلی, لیکن ہم سے پوچھیں کس لیے ہے تو ہم وہ 2005 سے 9 والا سٹینڈرڈ بحال کرنا چاہ رہے ہیں, اس سسٹم کے مطابق کام کرنا. ٹھیک ہے جی. فیاض قائم خانی صاحب, الیکشن سے 10 دن پہلے ہی کیوں ایم کیو پاکستان جاگی ہے؟ مطلب اس سے پہلے جو الیکشن کے معاملات چل رہے تھے اس پہ جو ہے ایم کیو پاکستان کو اس طرح سے جو ہے ردعمل سامنے نہیں آیا تھا. مطلب جو کارنر میٹنگ چل رہی تھی وہ ایک الگ بات ہے, کنونشنز آپ لوگوں کے ہوئے تھے, خواتین کے بھی, باقی دیگر چیزیں آپ لوگوں کی چل رہی تھی. لیکن الیکشن کی جو یہ ایک دم سے تیزی سے مہم چل رہی ہے, صرف 10 دن پہلے ہی کیوں ایم کیو پاکستان جاگی ہے؟ بلدیاتی اختیارات کے اوپر 2017 میں ہم لوگ سپریم کورٹ گئے. اس وقت ہم میئر تھے, سپریم کورٹ گئے جس کا فیصلہ 2022 فیبرری میں آیا. کلیئر آرڈر آیا اس کا کہ سندھ گورنمنٹ قانون سازی کرے
140A को लेके और 140A को जो है उसने इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। ये हम ही कहे, इससे कोई और नहीं गया हुआ 2017 में। आज से 1-1.5 साल पहले हम जब ये 7 जिले बने थे, हम हाई कोर्ट के अंदर इसके बाद जो हल्का बंदियां है इसके ऊपर हम हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, 1-1.5 साल हो गया उसको नहीं सुनवाई हुई इसकी। बात यह है कि मतलब शुमारी पे हम है, बात यह है कि हम पिछले 1-1.5 साल से, जब से अगस्त 2020 में ये बल्दियात खत्म हुई थी, हमने ही हैंडओवर किया ना, हम ही थे मेयर। हमने जब हैंडओवर किया तो हमने उस दिन से सीखना शुरू किया हुआ है कि भाई आप ये हल्का बंदियां दुरुस्त करो या वोटर लिस्ट सही करो। तो सर ये तो इतना टाइम हो चुका है इस बात को, तकरीबन 2-3 साल करना नहीं है ना। असल निदा मसला ये है कि नियतन करना नहीं है काम, नियतें साफ नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ हम पिछले 8-9 महीने से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बल्दियात के ऊपर ही कर रहे हैं ना, बाकी हमने क्या लेना उनसे। बल्दियात के ऊपर कर रहे हैं, हमारा जो इनसे एग्रीमेंट है उसकी पहली सी की यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 140 के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब ये मामला कैसे है कि ना इलेक्शन कमीशन ध्यान दे रहा है, ना हाई कोर्ट सुन रही है, ना ही सिंध गवर्नमेंट सुन रही है। इन्होंने एक खास किस्म का एक, तो आप लोगों के मुज़ाकरात काफी अच्छे चल रहे हैं, मतलब मुज़ाकरात हुए हुए हैं, आप लोगों के मामला, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी मैं बताऊं आपको कि हमारा, तो फिर उसके बाद क्या वजूहत है कि मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? आज से 4 दिन पहले हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें जरदारी साहब खुद बैठे हुए थे। ये समझा एक डेडलॉक आ गया है, इसलिए कि जो वो कह रहे हैं हमने माननी नहीं है और अपनी डिमांड से हम पीछे हटेंगे नहीं। उनका क्या कहना है और आप लोगों का क्या कहना है? वो तो कहते हैं कि जैसे जहाँ की बुनियाद पे कर लें, हमने कहा नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन देखें हम आखिरी हद तक जा रहे हैं। कल भी हम इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। मसला ये है कि इन्होंने करना नहीं है काम को, काम करें नेक नियति से। इन्होंने, जिसे भाई ने कहा कि ये जो है डेलीगेट करना ही नहीं चाहते अथॉरिटीज को निचली सतह पे, इनकी नीयत ही नहीं है। ये अब 2-2.5 साल हो गए, पिछली बल्दियात खत्म हुए, इलेक्शन क्यों नहीं हुए? नहीं किए इन्होंने। असल वजह यह है कि इनकी नीयत नहीं है। और दूसरी ये कि जो इस वक्त अपोजिशन के जो बड़ी पार्टी है पीटीआई है, उसने एक दिन भी सिंध असेंबली के अंदर कभी भी बल्दियात का इशू नहीं उठाया। वाइड एमक्यू, हाँ वाइड एमक्यू में, जो हाई कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी। सही। लेकिन बात यह है कि अब सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा कौन सा फोरम है? इसके अलावा पब्लिक अवामी शमूलियत चाहिए। हम 11 तारीख को रैली निकाल रहे हैं, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए निकाल रहे हैं। सारी सियासी जमातों को, जो सबको इनवाइट किया, सबसे मुलाकातें की है, ठीक है, हमारे सरबराह जाके सबके घर पे गए। तीसरी पब्लिक के अवेयरनेस है ना कि प्रॉब्लम क्या है। असल में प्रॉब्लम ये है, अब इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि हर सूरत में होगा इलेक्शन, हर सूरत में होगा। अरे भाई इलेक्शन हो, 15 दिन आगे बढ़वाओ, आप कम से कम ये हल्का बंदियां दुरुस्त कर लो। जब 2.5 साल नहीं करवाया, 15 दिन और आगे कर लो। इलेक्शन कमीशन में अपनी बात पे डट चुके हैं, वो तो कहते हैं कि 15 दिन आगे नहीं बढ़ाएंगे, 15 जनवरी को इलेक्शन होगा। जी हाँ, बहरहाल जो भी है, हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्शन नहीं लेंगे। मतलब इन्हीं सारी जो अभी जो रिजर्वेशन हमारी है उसके साथ ही जाएंगे ना हम। हाँ। 11 तारीख को पब्लिक को, पूरी कराची को मालूम चल जाएगा कि हमने रैली क्यों निकाली है और हमने किस बात पर एहतजाज किया है। हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि हम क्यों सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट हमारा, जो रैली में आप लोग बताएंगे। बात यह है कि सबसे ज्यादा वोट हमारा है, सबसे बड़ी स्टिक होल्डर हम है इस शहर के। 4 दफा हम बल्दियात चला चुके हैं, लाखों वोट हमारे यहाँ पे है। लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद भी ना ही इलेक्शन कमीशन ध्यान दे रहा है, ना सिंध हाई कोर्ट दे रही है, ना सुप्रीम कोर्ट दे रही है। चौथा फोरम कौन सा बच जाएगा हमारे पास? चौथा फोरम पब्लिक है। बिल्कुल, इंशाल्लाह पब्लिक को 11 तारीख को बता देंगे बुध के दिन इसका मामला कैसे बैठेगा। अच्छा, जो मतलब बातें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान जो है से बाइकआउट करने जा रही है, तो मतलब इन बातों में कोई सदाकत नहीं है? क्या चीज? नहीं, बाइकआउट नहीं करेगी एमक्यूएम, किसी सूरत में भी बाइकआउट नहीं करेगी। ये चाह रहे यही है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जमात इस्लामी हो। इनको तीनों को पता है कि एमक्यूएम की जो तहफुजात है, जो रिजर्वेशन है, वो वैलिड है, वो हक पे है। लेकिन ये इन तमाम चीजों को बाईपास करके चोर रास्ता चाहते हैं। इनको पता है कि एमक्यूएम हो सकता है, क्योंकि वैलिड इसकी ऑब्जेक्शंस है, तो ये हो सकता है इसको बेस बना के बाइकाट करेगी तो हम 2002 की तरह आ जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब आप लोग बाइकआउट नहीं, हम किसी बाइकआउट सूरत नहीं करने वाले हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं आप लोग करेंगे। इलेक्शन के लिए बिल्कुल रेडी बिल्कुल तैयार, हम दोबारा 6 महीने तैयार रहते हैं। वो तो आपने काफी शॉर्ट नोटिस पे भी जो हाँ, है हाँ, इलेक्शन किए, तो एमकेएम पे चीज 4 दिन के ऊपर इलेक्शन में आ जाएंगे। सही बात ये तो है, फिर भी 8 दिन पड़े हुए हैं अभी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, जो मैंने राजा राशिद साहब से सवाल किया था, मैं सेम तो नहीं हो सकता, डिफरेंट क्वेश्चन है कि मतलब फारूक सत्तार और जो वसीम अख्तर साहब के जो इख्तलाफात थे, क्या एमकेएम पाकिस्तान में फारूक सत्तार आ रहे हैं? मतलब अगर वो आ रहे हैं तो वो किस हैसियत से वहाँ पे काम करेंगे? और मतलब जो उनके वसीम अख्तर फारूक सत्तार साहब के जो इख्तलाफात थे वो दूर हो चुके हैं? देखें, बात ये है निदा के बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है, चाहे डॉक्टर फारूक सत्तार हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल यानी इसका खानी हो, ठीक है, चाहे आफाक अहमद भी हो, ये तमाम के तमाम लोग एमक्यूएम से ही गए हुए हैं। इन सारे लोगों की मदर पार्टी एमक्यूएम है, ठीक है। 2016 में पीएसपी आई, 2018 में फारूक सत्तार साहब अलग हो गए, आफाक साहब तो खैर बहुत अच्छे पहले अलग हुए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बाद इलेक्शन देखे ना कितने हुए, ठीक है। 2016 के बाद 18 में इलेक्शन हुआ, अवाम ने चाहे वो पीटीआई को जिस तरह भी जिताया गया कतई नजर इससे, फिर भी सेकंड नंबर पर एमक्यूएम ही आई ना। देखिए, एमक्यूएम मदर पार्टी है, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, चाहे फारूक सत्तार हो, चाहे आफाक अहमद हो, या कोई भी हो, ठीक है ना। एमक्यूएम ने की एक बिल्कुल सिंपल पॉलिसी है कि एमक्यूएम के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं, कोई भी शख्स आ जाए, ठीक है। अब एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल तो खुद गए इनके घरों पे, आज डॉक्टर फारूक सत्तार के पास जाना उन्होंने शाम को 6 बजे, जी हाँ। मुस्तफ़ा कमाल अनीस क्याम खानी के पास जा चुके हैं, आफाक अहमद के पास जा चुके हैं। अब ये एमक्यूएम तो अपनी हुज्जत तमाम कर रही है ना। अच्छा, ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो इन्होंने मुलाकातों का सिलसिला किया है, वो रैली की दावत देने के लिए जा रही है, एमक्यूएम में शमूलियत की दावत दे रहे हैं? हाँ, ये बात बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे भी। देखिए, एमक्यूएम ने ये जो हालिया विजिट है, ये है कि जी के एक सब कंबाइन होके मुश्तरका जो है जद्दोजहद करते हैं, ठीक है। और ये जो 11 तारीख को रैली है जो एहतजाज किया जा रहा है, उसमें तमाम लोगों को दावत दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आपस में कोई इस चीज़ पर डिस्कशन नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और एमक्यूएम ने बिल्कुल ऑफर की हुई है, तमाम लोगों को की हुई है कि आप बिल्कुल एमक्यूएम में आ जाए सबके सब, ठीक है। और तमाम जिम्मेदार लोग हैं, पुराने लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नए लोग उसके अंदर है। डॉक्टर फारूक सत्तार हो गए, या मुस्तफ़ा कमाल हो गए, या अनीस क्याम खानी हो गए, ये तमाम लोग पुराने लोग हैं, इनको मालूम है। क्योंकि देखें, बात यह है कि 2016 के बाद से पीएसपी और हमारे इख्तिलाफात रहे हैं, फारूक सत्तार से भी हमारे इख्तिलाफात रहे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखें ना, पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है, पब्लिक किसकी तरफ है, अवाम किसको वोट डाल रही है, अवाम एमक्यूएम को चाहती है। और ये तमाम लोग एमक्यूएम से गए हुए हैं, तो लाजमी सी बात है कि ये पॉलिटिकली एक सियासी तौर पे भी हजम देखा जाता है। हर सूरत में अनीस क्याम खानी हो, या मुस्तफ़ा कमाल, या डॉक्टर फारूक सत्तार, इनके लिए बेहतरीन मौका ये, बेहतरीन मौका ये है कि ये कम से कम अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें, बुध के दिन तमाम अपने कारकुनान के साथ ये शामिल हो इसके अंदर, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए पूरी कौम के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये जो रैली का जो आप लोग इनकाद करने जा रहे हैं 11 जनवरी को, तो उसमें जो है किस पार्टी के सरबराह ने आने के लिए हामी भरी है? देखें, आज फारूक सत्तार से तो आज मीटिंग है, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी इसी तरीके से है। अनीस क्याम खानी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी जो है ना एग्री हुए हैं कि ठीक है जी, हम भी शामिल होंगे, ठीक है। तो आफाक अहमद साहब ने भी रजामंदी जाहिर की है, और आना भी चाहिए लोगों को, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इनकी सबकी सियासत कराची और शहरी सिंध के लिए है, ठीक है, और स्पेशली महाजिर कौम के लिए है। तो इसमें जो है तमाम लोगों को इस एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते ही है। देखिए, एमक्यूएम को फर्क नहीं पड़ रहा है, अब बात बारीकी सी बात है, एमक्यूएम को पीएससी से कोई फर्क नहीं पड़ा है, एमक्यूएम को फारूक सत्तार से कोई फर्क नहीं पड़ा, एमक्यूएम को आफाक अहमद से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक तासुर बना हुआ है लोगों की, अवाम में एक तासुर बना हुआ है कि ये डिवाइड हो चुके हैं। अगर आप देखें ना, हमारे पॉलिटिकल स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, हमारे तंजीमी स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस तासुर को जाहिर करने के लिए हमने पहल की है, एमक्यूएम ने पहल की है। सर, आपको लगता है कि क्या ये इतना आसान है एक पार्टी का सरबराह, एक मतलब एमक्यूएम जैसी जमात में जो पहले वहाँ पे उसके पास, जैसे अगर मुस्तफा कमाल साहब की बात करते हैं तो वो मेयर भी रह चुके हैं, तो अब वो एक पार्टी के सरबराह है, तो क्या वो एक कारकुन की हैसियत से एमक्यूएम में शमूलियत करेंगे? हम सब कारकुन हैं,
खालिद मकबूल भी कारकुन ही है। खालिद मकबूल क्या है, कल अगर कन्वीनरशिप से हट जाते हैं तो हमारे साथ भी बैठे होंगे और आज भी बैठे होते हैं। फारूक शतार भी कारकुन रहे हुए, मुस्तफा कमाल भी कारकुन रहे हुए, अनीस कायम खानी भी कारकुन रहे हुए। जी हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन बात यह है कि एमक्यूएम का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह स्ट्रक्चर नहीं है ना। हर आदमी, हर मरकजी जिम्मेदार भी कारकुन है और कारकुन भी कारकुन है, इसलिए जो है फर्क नहीं पड़ता कोई भी। जिस दरी पे मैं बैठा हूँ उसी में मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी भी बैठे होंगे, उस मेरे बराबर में जो है खालिद मकबूल भी बैठे होंगे। हमारे लिए ये इसमें कोई तफरीक नहीं है इस मामले की, हर आदमी कारकुन ही है हमारे पास। तो अब आज जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि एक सिस्टम को चलाने के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सिस्टम को चलाने के लिए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती है, ठीक है। वो हमारी राब्ता कमेटी जिम्मेदारी देती है कि आप फला जगह पे काम करोगे, आप फला जगह पे काम करोगे, आप फला जगह, और हम एक्सचेंज करते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है जी। राजा राशिद साहब, क्योंकि ज़ाहिर मैंने भी फयाद कायम खानी साहब से भी यही मैंने सवाल किया था, क्योंकि जो मतलब दावतों का सिलसिला चल रहा है, मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, शमूलियत की भी दावत दी गई है, तो क्या मुस्तफा कमाल साहब ने इस दावत के ऊपर गौर किया? क्या ये जो रैली है उसमें वो शामिल होंगे? क्या फ्यूचर में वो एमक्यूएम का हिस्सा नजर आएंगे? देखिए जी, बात ये है कि पाक सरजमीन पार्टी का जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी सीसी, नेशनल काउंसिल और बाकी शोबाजात और जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान और कारकुनान, सब ने डिसीजन का जो मैंडेट है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे मुस्तफ़ा कमाल भाई को दिया। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो भी डिसीजन लेना है इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफ कराची एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड टू दी एमक्यूएम या किसी भी और भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, कराची की स्पेसिफिक, क्योंकि आजकल करंट सिचुएशन जो ये चल रहा है, तो उसमें बिल्कुल जो है वो पूरी पाक सरजमीन पार्टी जो है मुस्तफ़ा कमाल भाई के डिसीजन के बिल्कुल साथ है, और उनके शाना बशाना बिल्कुल 100%। हमने तो अपनी सारा जो पार्टी का मैंडेट है, मुस्तफ़ा कमाल भाई जो भी डिसीजन करेंगे 100% हम उनके बिल्कुल साथ हैं। और उन्होंने जो डिसीजन किया, जो अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, मैं फिर इस बात को रिपीट करूँगा कि कराची में 2005 से 2009 हमारा जो मेन सिस्टम, सेटअप, विजन, विजडम जो है वो सेटअप और वो स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड के लिए काम करने के लिए, उसी सिस्टम के तहत काम करने के लिए हम ये सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया है। 14 साल पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे आके, आप देखें कराची का इवन की कारपेटिंग तक नहीं हुई, उस वक्त जो काम हुआ उसको मेंटेन तक नहीं किया गया। उसका नुकसान क्या हुआ कि कराची जो है वो एक वर्स्ट तरीन शहरों की लिस्ट में 4th वर्स्ट तरीन सिटी इन द वर्ल्ड आपको डिक्लेयर कर दिया गया। ये जब इनके लोग आते हैं पीपल्स पार्टी के, ये कहते हैं आके वो कुछ मंसूबे भी गिनवाते हैं, एक आध हॉस्पिटल भी बताते हैं, तो वो किसी 1000वें लिस्ट में भी नहीं आता आलमी रैंकिंग में। फिर कहते हैं अमेरिका के साथ मुकाबला बिल्कुल करेंगे हमने 2005 से 2009 में डेवलपमेंट के हवाले से आलमी रैंकिंग में हम 12th रैंकिंग में हम लेके आए कराची को। उस स्टैंडर्ड, अल्लाह ने सब इंसानों को एक जैसी सलाहियत दी है, उस पर्पस के लिए ये चीज़ें जो हैं बाकी सारी इर्रिस्पेक्टिव रह जाती हैं। अगर हम अपनी अपनी जगह पे सारे लोग इसी तरह डिवाइड रहेंगे तो फिर वो स्ट्रेंथ कैसे जमा होगी, वो पॉलिटिकल एफिलिएशन कैसे होगी, वो वोट बैंक एक साथ मिल के देखें ना, पॉलिटिकल एक सिस्टम है, उससे एक वोट बैंक से ही आप एक सिस्टम है ना कुदरत का या दुनिया का या पाकिस्तान का या जो लेजिस्लेटर हैं उनका बनाया हुआ एक सिस्टम है, उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे ना अपनी अपनी सीटों पे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कराची पीपल्स पार्टी ने जो स्पेसिफिकली जो सिंध के अंदर जो काम किया 14 साल में, रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब इन्होंने किया। हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जब करेंगे, उसी सिस्टम के तहत 2005 से 9 के मुताबिक जो था, सिर्फ एक काम करना है, जो लोग डिजर्व करते हैं, मेरिट पे उनको उनकी सीटों तक पहुंचाना है, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपने सबसे बड़ी जो तबाही बर्बादी इस शहर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ। आप बलूचिस्तान के हालात देखें, वहाँ भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रहीं, तभी हमारे वहाँ भी देखें 10 काउंसलर्स वहाँ भी जीते। हम तो अभी इतनी पॉलिटिकल वर्किंग वहाँ पे कर भी नहीं रहे। तो इसी तरह वो इस सिस्टम है, जब तक आप नीचे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है जो कराची के जो लोग हैं, मैं एमक्यूएम की भी बात करूंगा, जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का जो टैलेंट है उसको हंट करके ऊपर लाया गया लीडरशिप। ये वाली एग्जांपल जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। बाकी तो सारी पार्टियां वडेरों के ऊपर मुश्तमिल, और वो क्या करते हैं, लोकल गवर्नमेंट को दबा देते हैं। मैं और आप जो हैं वो किसी फ्रेम में, किसी पिक्चर के अंदर नहीं आ सकते। तो उसकी वजह ये वाला सिस्टम ना सिर्फ कराची में ये काम किया गया है, लोगों को
یہاں سے جو ہے پک کر کے اوپر ٹیلنٹ کو لایا گیا ہے، اسمبلیوں تک پہنچایا گیا ہے. اسی طرح پورے پاکستان میں جب یہ ہوگا تو پورا پولیٹیکل سسٹم چینج ہو جائے گا. تب تک یہ کام نہیں کرنے دیں گے جب تک ایک ہی فلیٹ. ان کی تو تیسری جنریشن ہمارے اوپر لیڈر تیار کھڑی ہے. ہماری جو جنریشن ہے تیسری وہ ان کی غلام ہے. یہ تو ہم تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. یہ ماسٹر گرینڈ ماسٹر اس پروجیکٹ کے تحت پلان کے تحت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو کراچی سے جس کا آغاز ہو اس کے بعد وہ پروسیڈ کرے پورے پاکستان میں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ چائنا کو دیکھیں، اپ کمنگ سپر پاور ہے. اور اس کے بعد آپ بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے اس کا کمپیریزن پاکستانی روپے کے ساتھ کریں. اس کے بعد انڈیا کے روپے کا پاکستانی روپے یا افغانستان کے جو افغانی ہے اس کا کمپیریزن کریں. آپ کی معیشت کہاں جا رہی ہے؟ سیٹ کوئی بھی خالی نہیں ہے. چوکیدار سے پرائم منسٹر تک ساری سیٹیں بھری ہوئی ہیں. اور رات دن یہ کام بھی کر رہے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں. یہ رات کو سوتے بھی نہیں ہیں، رات کو بھی کام کرتے ہیں. اور پاکستان دنیا کا ترقی پذیر ملک اور کراچی دنیا کا چوتھا ورسٹ ترین سٹی، یہ انہوں نے کام کر دیا ہے. یہ کام ابھی ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی کراچی کے سے ایک جدوجہد کا آغاز ہو، یہاں کے لوگ جڑیں. اور یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ، یہ جو ہماری اسٹرگل ہے کہ جو 85% لوگوں کی اسٹرگل ہے پاکستان کی، یہ ہماری صرف یہ جو ایم کیو ایم کی یا ہماری اسٹرگل نہیں ہے. یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ پھر 85% لوگوں کو اٹھانا ہے جا کے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں. ان لوگوں سے پوچھیں. تو مطلب اس چیز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، مرج ہونے جا رہے ہیں. نہیں مرج، دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کٹ کہہ دی کہ ہمارا پورا مینڈیٹ پاک سرزمین پارٹی کا مصطفیٰ کمال بھائی کو دے دی ہے. اور ہماری باضابطہ طور پہ خالد مقبول بھائی آئے، ان سے بھی ہم نے ان کو وارملی ویلکم کیا اور ان سے بات چیت بھی ہوئی. انہوں نے ہمیں یہ جو 11 تاریخ والا جو پروٹیسٹ ہے اس میں انہوں نے انویٹیشن دی. بالکل ہم نے کہا جی کہ اس میں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور کوئی بھی ڈیسیجن، جی بالکل، اور کوئی بھی ڈیسیجن ہوگا جو کہ مصطفیٰ کمال بھائی جو بھی ڈیسیجن لیں گے پوری پاک سرزمین پارٹی ان کے ساتھ. اس میں تو ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے 2005 سے 9 والا سٹینڈرڈ سسٹم، اور اسی مقصد کے تحت کام کر کے نہ صرف کراچی، پورا پاکستان. وہ باقی لوگ ویٹ کریں، ہم یہاں سے انشاءاللہ جب کلیئر ہوں گے تو ہم وہاں بھی آ رہے ہیں. آپ تیاری کریں. باقی پارٹی کے پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے میں بھی، یہ بلوچستان کون دینے والا ہے؟ کلین چٹ کی بات نہیں، کلین چٹ کی بات نہیں ہے. لوگوں کو جو بھی مقتدر ادارے جو بھی لوگ ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج میں نے آپ کو کمپیریزن کر دیا، آپ کا شہر کہاں پہنچ گیا، آپ کا ملک ترقی پذیر. یہ ہماری نصیب، ہماری بچوں کے نصیب میں کون کرے گا؟ یہاں تو باہر سے کسی نے نہیں آنا. یہاں پہ آ کے جتنی بھی یہ دیکھیں یہ فیڈرل کے اندر بڑی پارٹیوں نے سرو کیا، انہوں نے کراچی کو کیا کیا؟ یہاں کی ایفیلیشن لیتے رہے، یہاں کے رائٹس نہیں دیے. یہ 3 جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ صرف ہم ہی قانون دان ہیں، ہمارے ذہن میں آئی ہیں، یا ہم ہی پولیٹیشین ہیں. ان کے پاس اتنے بڑے بڑے قداور لوگ ہیں، آئین اور قانون کے ایکسپرٹس، ان کے ذہن میں نہیں آتی یہ بات. آتی ہے لیکن یہ کیا ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہی 400-500 گھرانوں کے لوگ جو تیسری جنریشن ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. وہ 2 سال 3 وہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایڈمنسٹریٹر لگاتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں. ابھی چیف منسٹر یا پھر یہ ہماری 3 امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں کریں گے، یا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی بھی امینڈمنٹ کر کے ایڈمنسٹریٹر لگا دیں. پھر مزہ آئے گا. یہ کوئی تھوڑی ہے کہ آپ ہمارے رائٹس لے لیں اور چیف منسٹر پرائم منسٹر کی کرسی فوراً الیکشن کروائیں. اس کے اوپر تو ابھی دیکھیں پی ٹی آئی بھی وہ کر رہی ہے، فوراً الیکشن کراؤ. اور بھائی یہ والا کام کیوں نہیں کرتے؟ نیچے والا کام آپ جو لوکل گورنمنٹ کا ہے 3 سال اس کو کیوں پینڈنگ رکھتے؟ صحیح بات ہے. تو یہ آپ نے پینڈنگ رکھا تو اس کا تو ٹینیور بھی پورا نہیں ہوا، 5 سال پورے نہیں ہوئے. ان کے 5 سال پورے ہونے دیں. ایک ملک کا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. آپ کو وتھ ڈیو کورس آف لا اسمبلیوں سے نکالا گیا ہے، آپ کو کسی نے زبردستی تو نہیں کیا، قانون کے مطابق ہوا ہے. آپ کو جو ہے اسمبلی سے نکالا گیا. ابھی ان کو 5 سال پورے کرنے دیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا. فیاض کمخانی صاحب، آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں راشد صاحب کی بات ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ چاہے پی ایس پی والے ہوں، چاہے ڈاکٹر فروخت صاحب ہوں یا افاق صاحب والے ہوں، سب کا دیکھیں ایم کیو ایم کا نام، ایم کیو ایم کا نشان اور ایم کیو ایم کا پرچم یہ آج بھی ایم کیو ایم کے پاس ہے. یہی 1984 سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تمام لوگ اسی پرچم، اسی نام، اسی نشان کے تحت جو ہے نا، دیکھیں ایم کیو ایم میں آپ کو ان کی پہچان بنی. ایم کیو ایم کا کمپیریزن آپ کسی اور پارٹی سے کریں گے نا، ایم کیو ایم میں کوئی الیکٹیبل نہیں ہے. ایم کیو ایم میں کوئی شخص بھی الیکٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تمام لوگ ایم کیو ایم کی ہی وجہ سے آج نامور ہیں.
एमक्यूएम के अगर एमक्यूएम का नाम हट जाए, मेरे साथ अगर एमक्यूएम का नाम हट जाए तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई एक शख्स इलेक्टेबल नहीं है। बात यह है कि तमाम, अब जिसे इन्होंने कहा कि जी वो 2005 से 2010 तक जो है कराची का नंबर क्या, एमक्यूएम थी ना, मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के मेट थे ना, ठीक है। आज डॉक्टर खालिद मकबूल का नाम है तो एमक्यूएम की वजह से, फारूक साहब को कौन जानता है अगर एमक्यूएम का नाम ना हो तो। ये तमाम लोग ये इलेक्शन भी लड़के देख चुके हैं, तमाम लोग सियासी सरगर्मियां भी करके देख चुके हैं। हमारे साथ भी एमक्यूएम का नाम, निशान और परचम, ये तीनों एमक्यूएम के साथ है और इसी से हमारी भी इज्जत है, इसी से माशरे में हम भी सरवाइव कर रहे हैं और इसी तीन चीजों से, ठीक है, हर आदमी जो है वो सियासी कद हमारा जो बना हुआ है ये वो एमक्यूएम की वजह से। अच्छा सर, मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगी, ये जो मर्ज होने का जो ख्याल था वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के दिल में कैसे आया? देखिए एक बात सुनिए कि मर्ज होने की बात जहाँ तक है, एमक्यूएम हमेशा से गैर मशरूत तौर पे ऑफर करती रही कि जिसने भी आना है वो एमक्यूएम के आइन और कवानीन के मुताबिक ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक आके काम कर ले, ठीक है। अब ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि कोई डिमांडेड कोई चीज़ दी जाएगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एमक्यूएम की जरूरत नहीं है, एमक्यूएम को कोई एमक्यूएम के सियासी स्टेटस पर नहीं पड़ रहा है। मतलब टाइम मेरे पास शॉर्ट है, क्योंकि मैं शॉर्ट नहीं, मैं चाहूंगी आप आंसर कीजिएगा इसमें, क्योंकि आपने कहा कि वक्त फ़ौक़तन जो एमक्यूएम जो है इस तरह की दावतें देती गई थी, मकतन इशारतन कहती गई थी, लेकिन इस बार जो है ना वो थोड़ा सा मतलब राब्ते और जो है मुलाकातें वो तेज हुई, तो क्या कोई प्रेशर था पीछे से? नहीं, ये कोई प्रेशर नहीं किसी का भी, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। और तीनों चारों जो फिक्शंस हैं वो तमाम के तमाम जो है समझदार है, तमाम के तमाम एमक्यूएम के ही है। और एक वक्त आता है, 7 साल हो गए पीएसपी को भी, 5 साल हो गए डॉक्टर फारूक साहब को भी, तो आउटपुट पब्लिक का भी नजर में है। और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं कराची के, जरूरत है कि सबको जरूरत ये है कि ये तासुर जाहिर हो कि महाजिर कौम एक नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब, आपने अपना टाइम दिया। राजा राशिद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।